मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पैराडाइज साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज रक्षाबंधन के महापर्व पर मैं आप सभी को अपने ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। इस शुभ पर्व में अटूट बंधन भाई और बहन के बीच का जो सुंदर पर्व है, इसमें आप सभी मेरे ओर से बधाई के पात्र हैं। इस पर्व को अच्छा से मनाइए, शुद्धता से मनाइए और पर्व के साथ साथ अपना पढ़ाई भी जारी रखिए। इसीलिए आज हम आपके लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किए हुए हैं और आपके लिए पर्व के साथ साथ पढ़ाई की कमी को भी ये पूरा कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में एक परमाणु संरचना के महत्वपूर्ण मॉडल जो सबसे पहले आया था रदरफोर्ड मॉडल, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग रदरफोर्ड मॉडल जो है मॉडल, ये परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल कह सकते हैं इसको। परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल जो था, ये सबसे पहले एक प्रकार का परमाणु को बताने के लिए, परमाणु की संरचना को बताने के लिए एक बहुत हद तक सफल मॉडल रहा था। हालांकि बाद में इसमें कुछ कमियां जरूर आई, लेकिन उसमें बहुत कमी नहीं थी, जिसको बाद में नील्स बोर ने ठीक कर दिया था। लेकिन इस मॉडल ने हमें परमाणु की संरचना के विषय में बहुत कुछ सही समझने का एक रास्ता खोल दिया कि क्या है उसके अंदर। और एक ये व्यवहारिक प्रयोग पर ये तैयार किया गया था, इसलिए कोई कल्पना नहीं थी, प्रयोग था। तो ये रदरफोर्ड ने इस 1911 ईस्वी में एक प्रयोग किया था। सोने के पत्थर पर अल्फा कण से प्रयोग किया था, है ना, अल्फा कण से प्रयोग। ये प्रयोग से ही इस मॉडल को बनाया था। इस प्रयोग को इन्होंने इस आधार पर जानना चाहा था कि आखिर इसके अंदर क्या क्या है। तो इन्होंने क्या था कि एक बहुत ही पतला एक सोने की पत्थर लिया था। सोने की पत्थर कहते हैं जैसे सोना की पतली चादर, बहुत पतली चादर, एकदम पत्ता की तरह, पत्ता से भी पतला, है ना। ये इतना पतला था, इसको अगर आप देखा जाए तो इसकी मोटाई करीब बताया जाता है कि ये पूछा भी जाता है कई बार कितनी मोटाई थी। तो आप ये देखें, इसको थोड़ा सा मोटाई जो है बहुत पतला था। इसको हम इतना थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से, ताकि आप सही समझ पाए। एक समझ लीजिए, एक पतला, ये आपका सोने के पत्थर है, ठीक है, सोने की पत्थर है। और इस सोने के पत्थर की मोटाई जो है, सोने की पत्थर है, ये सोना का बना हुआ सोने के पत्थर। सोने के पत्थर के पीछे लेने का कारण ये था क्योंकि सोने को सबसे ज्यादा पीटा जा सकता है, सबसे आघात वर्धनीय होता है, ये जानते हैं। इसको जितना पतला कर सके, जितना लंबा कर सके, ये सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा पतला, इससे ज्यादा पतला किसी को आप नहीं कर सकते थे, तो टूट जाता है। इसे सोना को पीट करके सबसे ज्यादा पतला किया जा सकता था, इसलिए इन्होंने सोना चुना। और इसकी सोने के पत्थर की मोटाई रखा, मोटाई पूछा जाता है, कभी कभी याद रखिएगा। मोटाई होता है 0.00004 mm, इतनी मोटाई वाला पत्थर लिया था। और इस पत्थर को एक स्टैंड पर रख करके इसके सामने से इस पर अल्फा कण का एक बमबारी किया था। तो इसमें मान के चलिए कि किसे रख दिए हैं, अभी जैसे हम अल्फा किरण छोड़ रहे हैं, इस तरह से देखा, तो इसमें अल्फा किरण या अल्फा कण कर सकते हैं इसको। उसको कण जो होते हैं, अल्फा कण जो होते हैं, पॉजिटिव कण होते हैं, धर्म आविष्ट कण होते हैं, इसको छोड़ा गया था। और छोड़ने के बाद इन्होंने जो देखा था, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखिए, तो इन्होंने जो देखा था, इसके आधार पर इसे सोने की पत्थर है, 0.0004 mm मोटाई है, इसको लिखा गया है। यहाँ पर अल्फा कण है, इसमें क्या है, अल्फा कण है, इससे छोड़ रहे हैं और ये जा रहा है इसमें। तो इसे देखा गया कि मैक्सिमम किरणें जा रही है और सीधा निकल जा रही है, मैक्सिमम किरणें जा रही हैं और इससे निकल रही है और सीधा निकल रही है, जा रही है
और सीधा निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं, जा रही है सीधा निकल रही है। ठीक है, ये सब जो भी किरणें जा रही है सीधा निकल रही है ना। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, सब सीधा निकल जा रही है। ठीक है, ये देखा गया तो मैक्सिमम जा रही है, सब सीधा निकल जा रही है। ऐसा ही देखा जाता है। तो इसमें क्या है कि सब ये सीधा जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं था, सीधे जा रही थी, आर पार हो जा रही थी, एकदम सीधा निकल जा रही थी। कुछ किरणें को देखा गया कि कुछ किरण जो है यहाँ से गई और थोड़ा ऐसे तिरछी हुई, यहाँ से गई और थोड़ा थोड़ा ऐसे भाग गई। ठीक है, और कुछ किरण थोड़ा सा ज्यादा मुड़ गया। इस तरह से देखा गया। और एकदम बहुत कम किरण ऐसा है, देखिए हम समझ, इस प्रयोग का एक छोटा सा रूप यहाँ दिखाया गया है। इसमें क्या था कि ये सोने के पत्थर के पास जो किरणें सोने के पत्थर पर अल्फा कणों को छोड़ा जाता है, तो देखा गया कि अधिकांश किरणें मुड़ करके, अधिकांश किरणें सीधा सीधा निकल गई। कुछ किरणें जो नजदीक में केंद्र के पास, वो सब ऊपर की ओर भाग गए और दूर भाग जा रहे हैं, विचलन हो जाते हैं, पथ से सही पथ से सीधा नहीं जा करके थोड़ा भाग रहा है, दूर भाग रहे हैं। और एक किरण लगभग 1 लाख में एक किरण ऐसा होता था जो कि टकरा करके वापस उसी पथ पर जाता था, उसी पथ पर लौट जाता था। इससे पता चला, इससे क्या पता चला, तो पता ये चला कि मैक्सिमम भाग परमाणु का खाली है, मैक्सिमम भाग खाली है। और कुछ जो सारा द्रव्यमान होता है, ये कहीं एक जगह द्रव्यमान है जहां पर वो टकराता है, अगर कहीं और कहीं द्रव्यमान नहीं है, सारा जगह खाली है। एक जगह द्रव्यमान है जहां पर ये किरण को रोकता है, कण को रोकता है। और ये जो सेंटर है वही रोकता है। सेंटर के पास वाला जो किरण होते हैं वो क्या होता है, दूर भाग जाता है, विचलन हो जाता है, विकर्षण हो जाता है, रिपल्सन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास धनात्मक आवेश है, क्योंकि ये सभी जो किरणें हैं, ये सभी किरणें हैं, ये सब क्या है, ये धनात्मक किरणें होती है। ध्यान रखिए, धनात्मक किरणें हैं, धनात्मक किरणें हैं, धनात्मक किरण है। तो ये धनात्मक किरणें हैं या धनात्मक कण है। और ये धनात्मक और धनात्मक होगा तभी विकर्षण हो रहा है। इसका मतलब ये विकर्षण दूर भाग रहा है, इसका मतलब ये भी धनात्मक है, इसलिए इसको ये धनात्मक माना, इसको कहा गया नाभिक, इसको कहा गया नाभिक। जो सेंटर पर जो धनात्मक भाग था उसी कहा गया नाभिक। तो नाभिक मतलब वो सेंटर पर जहां पर द्रव्यमान है और जो धन आवेशित है, ये धन आवेशित है, ये धन आवेशित है, धन आवेशित है। तो धन आवेशित है, ये इन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया कि परमाणु के सेंटर में ही कुछ द्रव्यमान होता है, बाकी भाग खाली होता है। और यहाँ पर ही जो सेंटर भाग है वहां पर ही सारा द्रव्यमान, और वो भाग जो है वो धन आवेशित होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सारा प्रोटॉन यहाँ ही केंद्रित होता है और बाकी भाग में जो है यहाँ पर धन आवेशित नहीं है, इसका मतलब खाली है। तो बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर रहता तो ये न्यूट्रल हो जाता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगाता है। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगाता है और प्रोटॉन यहाँ पर बैठा हुआ रहता है एक जगह से। उसमें बाद में न्यूट्रॉन आया तो न्यूट्रॉन का स्थान इसमें दिया गया। ठीक है, तो इस प्रयोग के आधार पर जो रदरफोर्ड का प्रयोग 1911 ईस्वी में किया था, इसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष जो दिया, इसी के आधार पर हम लोग रदरफोर्ड मॉडल मानते हैं। तो इसका निष्कर्ष में आइए, निष्कर्ष में लिखा गया था, इन्होंने जो दिया है, तो ये 4-5 बातें हैं, इसको बहुत ही आराम से समझ गए आप, उसको केवल लिख देते हैं। इसमें निष्कर्ष ये हुआ कि पहला निष्कर्ष ये है इनके मॉडल का, इनके निष्कर्ष ये है
यानी इस मॉडल में क्या है, तो सबसे पहला है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, अधिकांश भाग रिक्त है ना, रिक्त है, पूरा भाग खाली है। इसके केंद्र में इसका सारा द्रव्यमान केंद्रित है, सारा द्रव्यमान केंद्रित है इसके केंद्र को इसे परमाणु का नाभिक कहा गया, इसे परमाणु का नाभिक कहा गया, नाभिक न्यूक्लियस कहा गया। ठीक है। तीसरा परमाणु का नाभिक कहा गया, तो जो सेंट्रल भाग है वो सारा द्रव्यमान, इसके बाद एक बार चर्चा कर लेंगे। नाभिक धनावेशित भाग होता है, धनावेशित भाग होता है, धनावेशित होता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात प्रोटॉन से बना होता है, अर्थात प्रोटॉन से बना होता है, मतलब ये जो होता है इसमें प्रोटॉन होता है। उस समय प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन करके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसको यहाँ पर थोड़ा सा अब के समय में लिखते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यहाँ स्थित रहते हैं, यहाँ स्थित रहते हैं। इसको यहाँ पर आपको समझने के लिए लिख रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित रहते हैं, तो नाभिक में। इसलिए न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन होता है धन चार्ज होता है, धनावेशित होता है। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्रोटॉन जो धनावेशित होता है, नाभिक धनावेशित होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए प्लस चार्ज के चलते ये धनावेशित है। चौथा इसने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है तो बाहर चारों चक्कर लगाता है। और इसका पांचवा लास्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल, इसको कह सकते हैं वैद्युत आकर्षण बल अभिकेंद्र बल का कार्य करता है, केंद्र बल का कार्य करता है। ये 5 बातें याद रखें। एक लास्ट में एक समझने के लिए है, नाभिक अत्यंत नाभिक का आकार अत्यंत छोटा होता है, अत्यंत छोटा, मतलब छोटा 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है। अब चलिए इसको चर्चा कर ले। निष्कर्ष इतने निकले। हम लोग देख रहे थे कि अधिकांश किरणें सीधा निकल जा रही है, किसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग दिखता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट निष्कर्ष निकल गया।
इसी के आधार पर मॉडल होगा। ये जो सोने के पत्थर लिया गया था, तो सोने के पत्थर में बहुत सारे परमाणु थे, इसकी मोटाई जो है ना, इसकी मोटाई इतनी थी, तो उसमें देखा गया कि जो परमाणु इसमें होते हैं वो परमाणु रोक नहीं पा रहे हैं कण को। इसका मतलब रोक नहीं पा रहे, इसका मतलब खाली भाग है, इसलिए कहा गया कि अधिकांश भाग रिक्त है। इसे केंद्र में इसका सारा द्रव्यमान केंद्रित है। इसका जो केंद्र होता है वो जो सबसे सेंटर भाग है, वहां एक किरण लौट के टकरा करके वापस चला आता था। इसका मतलब रोकने का पावर केवल कहां पर है? केंद्र पर है। इसका मतलब वही है एक द्रव्यमान जो रोक पा रहा है। इसी से पता चला कि इसका केंद्र में सारा द्रव्यमान केंद्र, इसके केंद्र में ही द्रव्यमान है, बाकी जगह कहीं द्रव्यमान नहीं है। इसे है, और इसे जब द्रव्यमान, तो इसे परमाणु नाभिक, परमाणु का नाभिक कहा गया, परमाणु का नाभिक कहा गया, इसको नाभिक कहा गया। ये शब्द नाभिक शब्द का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। कई बार पूछा है, नाभिक का खोज करने वाला व्यक्ति था रदरफोर्ड। ठीक है, इसका बार बार आता है नाभिक का खोज किसने किया था? तो सबसे पहले जो नाभिक का खोज किया था ये हमारा है रदरफोर्ड, जो कि सबसे पहला व्यक्ति पहले बार बोला कि नाभिक जो है धनावेशित है और वहां पर सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो देखिए अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहा नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक धनावेशित होता है क्योंकि ये कैसे बताया कि जो भी किरणें जा रही थी, जो अल्फा कण, जो धनात्मक कण होते हैं, वो जब जाता है नाभिक के पास तो दूर भाग जाता है, दूर भाग जाता है। और दूर भाग जाता है इसका मतलब है कि इसका विकर्षण कर रहा है। और धन आवेश होगा सेंटर, तभी तो धन आवेश विकर्षित कर रहा है। जैसे यहाँ से जा रहा है तो इसको जा रहा है तो ऐसे भगा दे रहा है, इसको जा रहा है तो ऐसे भगा दे रहा है, तो इस तरह से भाग रहा था। इसका मतलब ये प्लस वाला होगा, तभी ये भी किरण प्लस वाला होता है, ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है। तो प्लस और प्लस रिपल्सन होता है, प्लस और माइनस आकर्षण होता है। तो इसका मतलब ये धन आवेश वाला है, इसीलिए इसको भगा रहा है। तो इसी से पता चलता है कि केंद्र जो होता है वो धनावेशित होता है, नाभिक धनावेशित होता है। ठीक है, अगर चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता रहता है। कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन जो है तो कहीं नहीं है, अगर कहीं रहता तो टकराता, कहीं नहीं होता, वो कहीं हमेशा घूमता रहता है। इसलिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है तो कहीं ये इस तरह से घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहता है। इसको कहा गया कक्षा, इसको कहा गया कक्षा, वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहता है। ये हो गया नाभिक, ये हो गया नाभिक। ये नाभिक है, ये वृत्ताकार कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ये इन्होंने कहा। ठीक है, तो इस तरह से ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में घूमते रहेगा। अब ये है चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच। अब इलेक्ट्रॉन जो घूमता है तो उसको पकड़ के रखने के लिए कोई बल चाहिए कि नहीं तो बाहर फेंका जाता है। जाते कोई बीच घूमता है तो बाहर की ओर एक बल लगता है, जिसको हम लोग अपकेंद्र बल कहते हैं। तो अपकेंद्र बल को रोकने वाला कोई बल होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इसके बीच जो धन आवेश है और इसके बीच जो ऋण आवेश है, तो धन आवेश और ऋण आवेश जो होता है ये इसके बीच में प्लस माइनस के बीच में एक चार्ज जो होता है, प्लस और माइनस, उसके बीच में एक वैद्युत आकर्षण होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इसको खींचने के लिए तो ये जो विद्युत आकर्षण बल है वो इसको विद्युत आकर्षण बल के चलते ये इसका ओर खींचा रहेगा, और इसी आकर्षण के बल से जो ये बाहर फेंका नहीं पाता है। तो ये जो बल खींच के रखता है, इसी बल को कहा गया अभिकेंद्र बल। जो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है उसको कहा गया अभिकेंद्र। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच वैद्युत आकर्षण बल अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। ठीक है, और नाभिक का आकार अत्यंत छोटा होता है। उन्होंने कहा इतना छोटा होता है कि 10⁻⁻15 मीटर कोटि होता है। इसका आकार जो है करीब करीब ये 10⁻⁻15 मीटर इसका आकार, नाभिक का आकार, इसका आकार करीब करीब 10⁻⁻15 मीटर, या इसको कह सकते हैं 10⁻⁻13 सेंटीमीटर में अगर रखेगा तो सेंटीमीटर में इतना कहेंगे और मीटर में इतना कहेंगे। ठीक है, ये इसका रदरफोर्ड का मॉडल था, जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि इस तरह से परमाणु हमारा होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और बाहर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं। अब इसमें कुछ जो दिक्कत हुई थी, उसका जो दोष आया था उसके विषय में ये है, कभी कभी पूछता है कि क्या दोष बताया गया था। तो दोष जो है इसका कहा गया कि उस समय एक मॉडल आया था मैक्सवेल का। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक सिद्धांत दिया था, इलेक्ट्रोडायनामिक्स माने वैद्युत गतिकी सिद्धांत इसको कह सकते हैं। तो वैद्युत गतिकी सिद्धांत का में एक सिद्धांत है कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल या आवेशित कण जब गति करेगा, उसमें त्वरण उत्पन्न करेगा, जब त्वरण उत्पन्न होगा तो उसमें से
ऊर्जा का ह्रास होने लगेगा, और ह्रास होने लगेगा यानी धीरे धीरे वो घूम नहीं पाएगा, वो जो पॉजिटिव पार्टिकल है उसको अपने ओर खींचने लगेगा, उसका ह्रास होने लगेगा। तो इन्होंने कहा कि इसके अनुसार ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर और चक्कर लगाता है, ये नाभिक है, ये नाभिक है, ये रदरफोर्ड का मॉडल था, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इसके अनुसार कहा गया, ये दोष में हम लोग देख रहे हैं, इनका दोष ये ढूंढा गया था, या दोष ये था कि जब भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एक चार्ज पार्टिकल है, ये आवेशित कण है, और आवेशित कण जब घूमता है तो त्वरण उत्पन्न होगा इसमें, क्योंकि जब हमेशा दिशा बदलने से त्वरण उत्पन्न होगा, और जब त्वरण उत्पन्न होगा तो इससे एक ऊर्जा निकलेगा, किसे? इलेक्ट्रॉन से एक ऊर्जा निकलेगी, धीरे धीरे एनर्जी से बाहर निकलते जाएगा, हर समय थोड़ा थोड़ा एनर्जी बाहर निकलता रहेगा, और जब बाहर निकलते रहेगा तो ये जितना एनर्जी रहता है उतना ही दूर रह पाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा तो नजदीक आ जाएगा। इसी से ये बताया गया कि अगर इसका एनर्जी कम होता जाएगा, ये धीरे धीरे इसका कक्षा भी छोटा होता चला जाएगा, ये धीरे 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 छोटे कक्षा में चलता जाएगा, इसका कक्षा थोड़ा 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 छोटा होता जाएगा, क्योंकि एनर्जी कम होता जा रहा है, इसलिए कक्षा छोटा होता जाएगा, एनर्जी कम होते जा रहा है इसलिए कक्षा छोटा जाएगा, और लास्ट में इसमें समा जाएगा, है ना। तो इसका ये कहा गया था कि अगर ऐसा है जैसा इन्होंने कहा है, तो जो वैद्युत गतिकी सिद्धांत है, वैद्युत गतिकी सिद्धांत क्या इसको कहेंगे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी के अनुसार, पहला के अनुसार इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा घटता जाएगा और इसका कक्षा सर्पाकार हो जाएगा, और इसका कक्षा सर्पाकार हो जाएगा, सर्पाकार हो जाएगा। ये पहला दोष आया था, इसका कक्षा जो गोल नहीं रह पाएगा, वृत्ताकार नहीं रह पाएगा, ठीक है, सर्पाकार हो जाएगा। कक्षा कैसा हो जाएगा? सर्पाकार हो जाएगा। और सर्पाकार हो जाएगा तो वो ऐसा तो होता नहीं है, और सर्पाकार हो जाने से क्या दिक्कत होगा? लास्ट में दूसरा दोष है कि अगर सर्पाकार हो जाएगा तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आएगा, एक समय में ये जाके सीधा नाभिक में सट जाएगा, और जब परमाणु का आकार कहाँ था? यहाँ से अभी यहाँ तक नाप ले, यहाँ से पूरा इतना रेडियस है, और जब सट जाएगा तो पूरा एकदम वो नाभिक के बराबर हो जाएगा, तो परमाणु का आकार खत्म, तो एकदम छोटा हो जाएगा। परमाणु का आकार होता है, परमाणु का आकार माना जाता है 10⁻⁻10 मीटर, परमाणु का आकार माना जाता है इतना, ठीक है, और नाभिक का आकार माना जाता है 10⁻15 मीटर। तो ये इसका मतलब ये 10⁻10 मीटर मैंने यहाँ तक का आकार लिए हैं। अब ये अगर सट गया तो ये आकार बेकार हो जाएगा, आकार इतना हो जाएगा, तो इसका मतलब परमाणु धीरे धीरे छोटा हो जाना चाहिए, यानी हर चीज आपको धीरे धीरे छोटा हो जाना चाहिए। वास्तविक स्थिति में देखा जाए हर चीज परमाणु से बना है, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब कि परमाणु अस्थायी होना चाहिए। तो इस मॉडल के अनुसार परमाणु, इस मॉडल के अनुसार परमाणु अस्थायी नहीं रह पाएगा, अगर इस मॉडल को हम मान ले तो परमाणु अस्थायी कभी रह ही नहीं पाएगा। तो इसको ये खंडन कर देगा कि परमाणु धीरे धीरे सड़ जाएगा, परमाणु अस्थायी नहीं रह पाएगा, तो अस्थायी हो जाएगा परमाणु। तो ये दो दोष इसका ढूंढा गया था, ठीक है। अब ये दो दोषों को हमारे फिर जो नील्स बोर आए 1913 में, वो क्वांटम प्लांक्स के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इनको फिर ठीक किया था। तो हम लोग अलग वीडियो में इसको देखेंगे, और एक बोर्स मॉडल के नाम से जाना गया था उसको, तो उसको ठीक किया गया। तो इसमें दो दोष आ गए कि एक तो सबसे पहले कक्षा सर्पाकार कक्षा हो जाएगा, और इसका जो परमाणु अस्थायी नहीं होगा, और बाकी इसका देखा जाए तो महत्व ये रहा कि इन्होंने सही चीज ये खोजा कि नाभिक में ही सारा द्रव्यमान होता, ये अभी भी सही सत्य है, और इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगाते हैं, ये भी सही है, और आज भी माना जा रहा है इस बात को। और इसमें एक और चीज ये बात आई कि सारा द्रव्यमान जो होता है परमाणु का, वो इसके नाभिक में ही होता है। ये बात आज भी सही है, अभी भी इसी को हम लोग परमाणु इस तरह से मानते हैं, और इसे अभी भी हम लोग को यही पाया गया है कि सारा द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में ही रहता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में ही रहता है। तो ये इनका श्रेय जाता है, और बाकी जो दोष है उसको हम लोग नील्स बोर में देखेंगे।
जो कि बोस्ट मॉडल्स में देखेंगे जो कि इसको ठीक किया गया था। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।